हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बीपी 102 टी के इस वीडियो में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बात करेंगे। इसमें हम लोग जो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, रूल्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बात करेंगे और इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर, तो सबसे पहले हम लोग जो हमारा शब्द है डिजिट, उसको हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। तो जो हमारा शब्द है वो डिजिट, अगर हम उसके बारे में बात करते हैं तो इट इज ओनली वन नंबर ऑफ 10 इंक्लूडिंग जीरो। ये हमारा कोई एक नंबर होता है, जीरो को अगर हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं हमारे 10 नंबरों में। तो इस कंडीशन में अगर हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो हमारा जो जीरो है ये भी हमारी एक डिजिट होता है, जो हमारा 1 है ये भी एक हमारी वो डिजिट है, 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब हमारी यहाँ पे एक एक डिजिट होती हैं। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, तो इसको हम लोग आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। द नंबर ऑफ डिजिट वो नेसेसरी टू एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑफ ए वो मेजरमेंट वो कंसिस्टेंट विद द मेजर्ड एक्यूरेसी। तो अगर कोई भी हम एक्सपेरिमेंट वहाँ पे एक तरह से कर रहे हैं, कोई भी हम अगर वहाँ पे कर रहे हैं मेजरमेंट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारा रिजल्ट है उसको प्रॉपरली वहाँ पे एक प्रिसीजन के साथ में एक्सप्रेस करने के लिए हम वहाँ पे जितनी डिजिट्स को यूज करते हैं वो डिजिट्स हमारी उस रिजल्ट के लिए हमारा सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। तो इस कंडीशन में हम लोग आसान तरीके से इस चीज़ को कह सकते हैं कि अगर कोई हमारा एक तरह से एनालिसिस है, हम लोग कोई भी चीज़ वेट कर रहे हैं, तो अगर हमें 1 ग्राम लेना है तो उस कंडीशन में ये हमारा एक वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा वो फिगर। अगर इसके बाद में हम लोग और वो डिजिट में एक तरह से इसके बाद हम जो है इसको और पॉइंट्स में लेते हैं, मीन्स अगर हम इसको 2 3 4 जो हमारा पॉइंट है उसमें लेते हैं, तो इस कंडीशन में ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 हमारा यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। अगर हम इसके आगे कुछ और ऐड कर देते हैं तो इस कंडीशन में हमारा 1 2 3 4 5 यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। तो जो भी हमारा रिजल्ट है उसको प्रॉपरली वहाँ पे एक्सप्रेस करने के लिए एक हमारे प्रिसीजन के साथ में हम लोग जितनी डिजिट्स को यहाँ पे यूज करते हैं वो हमारा बेसिकली हमारे रिजल्ट का सिग्निफिकेंट फिगर वहाँ पे कहलाता है। तो इस कंडीशन में जो हमारा जीरो होता है ये भी हमारा एक यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर होता है, जब तक कि ये हमारा जो नंबर्स हैं उनके आगे अटैच न हो, उनके पीछे अगर ये अटैच होता है तो उस कंडीशन में ये हमारा सिग्निफिकेंट एक तरह से फिगर होता है। बट अगर ये हमारे नंबर्स के आगे अटैच है तो उस कंडीशन में जीरो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर वहाँ पे हम कह सकते हैं वो नहीं होता है, क्योंकि वो हमारा जो होता है डेसिमल का पॉइंट उसी को प्रॉपरली लोकेट करने के लिए ही उस कंडीशन में हम लोग जीरो को यूज करते हैं। तो आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहाँ पे और क्लियर होगा। तो अगर कोई हमारा एक तरह से वो रिजल्ट है वो है 1.2680 ग्राम है और हमारा दूसरा वो रिजल्ट है 1.0062 ग्राम है, तो इस कंडीशन में जो हमारा जीरो है वो हमारा यहाँ पे एक वो सिग्निफिकेंट हम कह सकते हैं फिगर होगा, वो क्योंकि ये हमारे जो नंबर्स हैं उनके पीछे अटैच है या उनके बीच में अटैच है। तो अगर हम इस कंडीशन में आते हैं तो ये क्या है हमारा 1.2680, तो इसमें अगर हम कहें तो 1 2 3 4 5 हमारे यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर है, और अगर हम इसमें बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे अगेन हमारे 5 यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इस कंडीशन में जो हमारा होगा जीरो उसको भी हम लोग अपने वो सिग्निफिकेंट फिगर की तरह अपने रिजल्ट में इंक्लूड करेंगे। बट अगर हम एक और एग्जांपल लें कि अगर हमने कोई वेट वहाँ पे किया मेजर, वो क्या है 0.0025 kg है, तो इस कंडीशन में जो हमारा जीरो है वो हमारे नंबर्स के आगे अटैच है, तो इस कंडीशन में हमारा जीरो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो 2 और 5 ये दो नंबर ही हमारे यहाँ पे होंगे वो सिग्निफिकेंट हमारे होंगे फिगर्स होंगे, इसलिए इसका हमारा जो होगा सिग्निफिकेंट फिगर वो हमारा 2 होगा, क्योंकि इसमें जो हमने जीरो अटैच किए हैं वो केवल हमारा जो डेसिमल का पॉइंट है उसी को लोकेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे जीरो को यूज कर रहे हैं, और इसको हम लोग आसानी से यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। ये जो हमारे जीरो हैं इनको हम लोग यहाँ पे आसानी से रिमूव कर सकते हैं अगर हम लोग एक प्रॉपर यूनिट को यहाँ पे एक तरह से लेते हैं। मीन्स अगर ये है 0.0025 kg है, तो अगर हम इसको 2.5 ग्राम में लिख दें तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे जीरो को हटा
हटा सकते हैं और इस कंडीशन में 1 और 2 हमारे यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करते हैं, अगर हम लोग जो हमारा एक तरह से वेट है अगर हम उसको वहाँ पे करते हैं, मेज़र करते हैं, तो उस कंडीशन में उसको मोस्ट एक्यूरेटली वहाँ पे लिखने के लिए हम लोग जो हमारा होता है मिलीग्राम होता है उसके नियरेस्ट जो वो 10th तक हम उसको यूज़ करते हैं। आसान तरीके से हम कह सकते हैं कि हम लोग जो अगर हम लोग जो हमारी वैल्यू है वो ग्राम में है तो जो हमारा पॉइंट है उसके बाद में हम लोग 4 डिजिट यहाँ पे यूज करते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हमारा जो यहाँ पे वो रिजल्ट है ये है 2.1546 ग्राम है, तो ये हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये 2.1547 ग्राम से ज़्यादा है और ये हमारा 2.1545 ग्राम से यहाँ पे कम है। तो इस कंडीशन में अगर जो हमारा एक तरह से हम कह सकते हैं वेट है, अगर हम उसको अपने एक तरह से एनालिसिस में यूज़ करते हैं तो हम लोग नियरेस्ट वो 10th ऑफ मिलीग्राम में उसको वहाँ पे डिटरमाइन करते हैं मोस्ट एक्यूरेट एनालिसिस करने के लिए। अब हम लोग रूल्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बात करेंगे। तो जो भी हमारे होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं उसको वहाँ पे प्रॉपरली उसका कंप्यूटेशन करने के लिए, उसको प्रॉपरली वहाँ पे डिनोट करने के लिए हम किन किन रूल्स को फॉलो करते हैं, आइए उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला रूल है दैट इज द रिटेन एज मेनी एज सिग्निफिकेंट फिगर एज विल गिव ओनली वन अनसर्टेन फिगर। तो इस कंडीशन में क्या है कि जो हमारा होता है अनसर्टेन हमारा फिगर होता है जिसको हम लोग ऊपर या नीचे से एक्सप्रेस करते हैं, उसको वहां पे प्रॉपरली देने के लिए हम लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा वहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स को रिटेन कर सकते हैं उतने वहां पे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर को वहां पे रिटेन करते हैं। मीन्स इस कंडीशन में अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं तो अगर हम ये कहते हैं कि एक हमारा यहाँ पे वॉल्यूम है 20.6 जो ml हमारा वॉल्यूम है, तो इस कंडीशन में हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये हमारा 20.5 ml और 20.7 ml के बीच का वॉल्यूम है। तो इस कंडीशन में हमारे 3 यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। बट अगर हम लोग जो हमारा है 20.6 है, अगर इसके आगे हम लोग एक तरह से वो 0 लिख देते हैं तो उस कंडीशन में ये क्या इंडिकेट करेगा कि ये जो हमारी वैल्यू है ये हमारे 20.59 ml से 20.61 ml के बीच की हमारी यहाँ पे वैल्यू है। इस वजह से अगर जो हमारी वैल्यू है 20.6 ml तो उस कंडीशन में हम लोग उसके पीछे 0 नहीं अटैच करते हैं, क्योंकि उससे हमारी जो अनसर्टेनिटी है वो और इंक्रीज हो जाती है। अगर हम सिंपली अपने बात करते हैं अनसर्टेन वो फिगर के बारे में, तो जो भी हमारा होता है पॉइंट उसके बाद जितने हम कह सकते हैं वो ज़्यादा हमारे वहाँ पे नंबर्स या डिजिट्स अटैच होती जाती हैं उतना ही ज़्यादा हमारी रीडिंग की जो अनसर्टेनिटी वहाँ पे होती जाती है। बट अगर हम वेट के बारे में बात करते हैं तो इसको हम लोग नियरेस्ट 0.1 mg से के ऊपर ही रखते हैं या 0.1 mg तक हम उसको वहाँ पे मेज़र करते हैं। तो इसके पहले भी हम लोगों ने कहा कि अगर हम वेट को लेते हैं तो अगर हमारा वेट ग्राम में है तो उस कंडीशन में हम लोग पॉइंट के बाद 4 डिजिट को यूज़ करते हैं। तो इस कंडीशन में अगर जो हमारा वेट है वो है 5.2600 ग्राम है, तो इसका हमारा यहाँ पे क्या मतलब होगा कि ये जो हमारी वैल्यू है वो हमारे 5.2599 ग्राम से 5.2601 ग्राम के बीच की हमारी वैल्यू है। अगर हम लोग इस प्लेस पे इसको लिखते हैं 5.26 वो 0 ग्राम, तो जो हमारी इसकी अनसर्टेनिटी है वो और ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम लोग इस कंडीशन में अगर एक तरह से लिखते हैं कि 5.26 ग्राम, तो उस कंडीशन में इसकी जो हमारी नियरेस्ट वैल्यू है वो कुछ और हो जाएगी। मीन्स अगर हमारा जो वैल्यू है हमारा वेट है तो उसको हम लोग पॉइंट के बाद 4 डिजिट में इंक्लूड करते हैं, 4 डिजिट में हम लोग इसको यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद में जो हमारा इसमें है दूसरा रूल, उसमें हम जो भी हमारे वहाँ पे नंबर्स होते हैं, जो हमारा होता है वो करेक्ट वहाँ पे वो नंबर होता है हमारे वो सिग्निफिकेंट फिगर का, उसमें हम लोग जब भी वहाँ पे राउंड ऑफ करते हैं तो उस कंडीशन में जो भी हमारी वहाँ पे होती है लास्ट हमारा फिगर होता है, लास्ट हमारी वो जो होती है वो डिजिट्स होती है, उसमें हम लोग 1 को ऐड कर देते हैं। अगर जो उसके बाद की जो हमारी डिजिट है अगर वो 5 या उससे ज़्यादा की होती है तो उस कंडीशन में जो हमारी लास्ट वहाँ पे फिगर है या डिजिट है उसमें हम लोग सिंपली 1 को
ऐड कर देते हैं। तो आइए इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अगर हमें 0.2628, 0.2623 और 0.2626 का अगर हमें एवरेज यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो इसको हम लोग आपस में ऐड करेंगे और 3 से इसको यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 0.26256666 हमारी यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है वो आएगी। तो इस कंडीशन में ये जो हमारा यहाँ पे 6 है, ये हमारा हम कह सकते हैं 5 से ज़्यादा है। तो उस कंडीशन में एक इसको हम लोग यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे और इतने को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे जब हम लोग राउंड ऑफ करेंगे। तो जो हमारी वैल्यू होगी वो क्या आएगी, 0.2625 और 7 हमारी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि जो हमारी अंतिम वैल्यू है वो 5 से ज़्यादा है तो एक वैल्यू हमारे जो हमारा अंतिम नंबर है उसमें वहाँ पे अटैच हो जाएगी। और उसके बाद में अगर हम लोग अपना जो भी हमारा वो रिजल्ट है या जो भी हमारा कैलकुलेशन है उसमें हम लोग अगर करते हैं एडिशन करते हैं या सब्सट्रैक्शन करते हैं तो उस कंडीशन में देयर वो शुड बी इन ईच नंबर एज मेनी एज सिग्निफिकेंट फिगर एज देयर आर इन द लीस्ट एक्यूरेट नोन नंबर। तो जो हमारा लीस्ट एक्यूरेट नोन नंबर होता है उसमें जो उसका जो हमारा वो सिग्निफिकेंट फिगर होता है उसी को हम लोग हमारे वहाँ पे वो जितने भी नंबर्स होते हैं उसमें वहाँ पे इंक्लूड करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा जो हमारा लीस्ट एक्यूरेट नंबर होगा वो उसका जो हमारा होगा एक तरह से वो सिग्निफिकेंट होगा, फिगर होगा, या उसमें जो हमारे पॉइंट के बाद जो भी वहाँ पे हमारी डिजिट्स होंगी उतनी ही डिजिट हम अपनी हर वैल्यू में वहाँ पे रखते हैं। तो आइए अब हम लोग इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एडिशन करना है। हमारी जो वैल्यू है वो क्या है, 168.11 प्लस 7.045 प्लस 0.6832। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो हम यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जो हमारा यहाँ पे होता है लीस्ट जो है अनसर्टेन नंबर होता है, या हम कह सकते हैं लीस्ट एक्यूरेट जो हमारा नंबर होता है उसी की जो हमारी होती है सिग्निफिकेंट फिगर उसको हम लोग अपनी और डिजिट में यूज करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि इनमें से कौन सा हमारा लीस्ट एक्यूरेट नंबर है, तो जो भी हमारा यहाँ पे वैल्यू है पॉइंट के बाद में जितनी डिजिट इंक्रीज होती जाती हैं उतना ही एक्यूरेट हमारा वहाँ पे नंबर होता जाता है, वैल्यू होती जाती है। तो इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे ये जो हमारी है वो डिजिट ये हमारा लीस्ट एक्यूरेट नंबर यहाँ पे है। तो इसमें जो हमारा है पॉइंट के बाद यहाँ पे है 2 डिजिट है। तो इस कंडीशन में हम लोग इनमें भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही यूज करेंगे अगर हम लोग एडिशन या सब्सट्रैक्शन यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारी यहाँ पे वैल्यू हो जाएंगी वो क्या होगा, 168.11 प्लस ये हो जाएगा 7.05 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा 5 है तो एक इसमें ऐड हो जाएगा तो ये हमारा 7.05 हो जाएगा। और इस कंडीशन में क्या है कि 3 हमारा जो 5 से कम है तो इस कंडीशन में एक इसमें ऐड नहीं होगा तो हमारी 0.68 यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारा है लीस्ट एक्यूरेट नंबर है उसमें हमारे जो डेसिमल है उसके बाद में जो हमारी वैल्यू है वो हमारी यहाँ पे 2 है। तो इसलिए हम लोग ये जो हमारी और यहाँ पे नंबर्स हैं और हमारे रिजल्ट्स हैं इनमें भी हम लोग डेसिमल के बाद में दो ही डिजिट यहाँ पे रिटेन रखेंगे। तो इस कंडीशन में अगर हम इनको ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी, दैट इज 175.84 इससे यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी। बट अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करते हैं तो इस कंडीशन में हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं या हम वहाँ पे डिवीजन करते हैं तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, वो रिटेन इन ईच फैक्टर वन मोर significant figure than it contain in the factor having largest uncertainty। तो इस कंडीशन में आसान तरीके से हम इस चीज को कह सकते हैं कि जो भी हमारा वहां पे होता है वो सिग्निफिकेंट एक तरह से फिगर होता है वो जिसमें कि हमें लार्जेस्ट अनसर्टेनिटी देखने को प्राप्त होती है, उससे एक ज्यादा हम लोग वहां पे डिजिट यूज करते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो भी हमारा वहां पे है पॉइंट उसके बाद में जो हमारा लार्जेस्ट नंबर होता है उससे एक ज्यादा नंबर हम लोग वहां पे एक ज्यादा डिजिट वहां पे हम लोग
यूज़ करते हैं। तो आइए एग्जाम्पल को देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट आप लोगों को थोड़ा और क्लियर होगा। तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है 1.26 इंटू 1.236 इंटू 0.6834 इंटू 24.865 तो अगर हम इसमें देखते हैं तो पॉइंट के एक तरह से बाद में जो हमारा सबसे बड़ा नंबर है ये है हमारा, यहाँ पे है वो 6, या हम कह सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे है लार्जेस्ट अनसर्टेन नंबर है वो हमारा 6 है। तो इसके आगे हमारी कोई वैल्यू नहीं है, इस वजह से इसको हम लोग एज इट इज यहाँ पे लिख लेते हैं 1.26। उसके बाद में अगर हम इसमें देखते हैं तो इसमें अगेन जो हमारा यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर है वो 6 है और उसके आगे यहाँ पे कुछ नहीं है। तो इस कंडीशन में भी इसको हम लोग एज इट इज लिख लेंगे 1.236, हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे। इसमें अगर हम देखते हैं तो हमारा लार्जेस्ट नंबर यहाँ पे 8 है। तो इस कंडीशन में हम लोग ये जो हमारा होगा यहाँ पे होगा लार्जेस्ट अनसर्टेन नंबर होगा, उसके बाद की एक डिजिट को रिटेन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 3 को यहाँ पे रिटेन कर लेंगे। तो जो हमारा वो 3 के बाद में यहाँ पे हमारा 4 है तो यहाँ पे 1 ऐड नहीं होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 0.683 हो जाएगा। और अगर हम इसमें देखते हैं तो यहाँ पे पॉइंट के बाद हमारा 8 सबसे बड़ी डिजिट है। तो उस कंडीशन में हम लोग इसके आगे की एक डिजिट को यहाँ पे रिटेन करते हैं। तो ये हमारा 5 है, तो यहाँ एक इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये 24.87 यहाँ पे हो जाएगा। और इस कंडीशन में हम एक चीज को और यहाँ पे ध्यान रखते हैं कि जो हमारा पॉइंट है उसके बाद में जो भी हमारी अलग अलग यहाँ पे है एक तरह से वो डिजिट्स हैं या जो हमारी अलग अलग यहाँ पे हैं वो सिग्निफिकेंट जो हमारे फिगर्स हैं, वैल्यूज हैं, उनमें से वो जितने एक तरह से वो जिसमें सबसे ज़्यादा हमारा पॉइंट के बाद में वैल्यू होगी उतना ही हम लोग अपने जो रिजल्ट है उसमें हम लोग वहाँ पे जो भी हमारा होगा वो सिग्निफिकेंट एक तरह से फिगर होगा हमारे पॉइंट के बाद में, उतना ही वो सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग वहाँ पे रिटेन रखेंगे। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो इसमें भी हमारा पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है, इसमें भी हमारा पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है। तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है उसके बाद में 3 सिग्निफिकेंट फिगर को यहाँ पे यूज करेंगे। मींस जो भी हमारा यहाँ पे रिजल्ट आएगा उसको हम लोग पॉइंट के बाद में केवल 3 डिजिट ही यहाँ पे लिखेंगे। अगर और ज्यादा है तो उसको हम लोग वहाँ पे एक तरह से हम कह सकते हैं वो राउंड ऑफ कर देंगे, उसको वहाँ पे हम लोग हटा देंगे। तो आई थिंक सो जो भी हमारा है सिग्निफिकेंट फिगर उसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बीपी 102 टीके इस वीडियो में हम लोग एरर्स इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में एरर के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे और एस्टिमेशन ऑफ एरर में एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर के बारे में बात करेंगे। और इसको हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महमताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम एरर्स इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा शब्द होता है एक तरह से एरर जो हमारा शब्द है इसको हम लोग इसका जो हमारा मतलब है दैट इज द मिस्टेक। मीन्स जो हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है उसकी प्रोसेस में अगर हम लोग कोई मिस्टेक करते हैं तो उस कंडीशन में जो भी हमारे डाटा आते हैं या जो भी हमारा रिजल्ट आता है उसमें हमें एक प्रकार का वेरिएशन देखने को प्राप्त होता है। और इस कंडीशन में ये जो हमारा वेरिएशन है हमारे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में, इसी को हम लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में एरर कहते हैं। तो अगर हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है उसमें अगर जब हम अपने एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करते हैं और हम अपने एक्सपेरिमेंट को एक ग्रेट एक्यूरेसी के साथ में जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट है और जो भी हमारी प्रोसेस या मेथड है उसको एक ग्रेट एक्यूरेसी के साथ में जब हम लोग कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद में जो हमें वहाँ पे डाटा वगैरह ऑब्टेन होते हैं और उससे जो हम लोग वहाँ पे वो रिजल्ट को ऑब्टेन करते हैं, अगर हम जो हमारी प्रोसेस है उसको 2 या 2 से अधिक बार अगर हम करते हैं तो उस कंडीशन में जो भी हमारा रिजल्ट हमें प्राप्त हो रहा है उनमें हमें वहाँ पे एक वेरिएशन देखने को प्राप्त होता है। और इस कंडीशन
कंडीशन में ये जो हमारा होता है वेरिएशन, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में। तो आसान तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि जब हम लोग कोई टाइट्रेशन वगैरह यहाँ पे एक तरह से करते हैं, उसको हम लोग वहाँ पे अच्छे से जो भी हमारे अपरेटस हैं और जो भी हमारा प्रोसेस है उसको जब हम लोग अच्छे से वहाँ पे करते हैं, फॉलो करते हैं, उसके बाद में जो भी हमारा एक तरह से वो रीडिंग है, जब भी हम लोग टाइट्रेशन करते हैं तो वहाँ पे हम लोग अपनी जो प्रोसेस है उसको कम से कम 2 या 2 से अधिक बार रिपीट करते हैं। तो उस कंडीशन में जो वहाँ पे हमें डाटा ऑब्टेन्ड होते हैं, हर बार हमें अपने डाटा में कुछ न कुछ अंतर देखने को प्राप्त होता है, जिसके कारण कि जो हमारा रिजल्ट आता है उसमें भी हमें हर बार कुछ न कुछ अंतर देखने को प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में ये जो हमारा अंतर है ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में। तो हम जब अपना टाइट्रेशन वगैरह वहाँ पे करते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा प्रोसेस है उसको हम लोग 2 या 2 से अधिक बार वहाँ पे रिपीट करते हैं, जिससे हमें वहाँ पे एक तरह का सीरीज ऑफ डाटा प्राप्त होता है और उसका हम लोग वहाँ पे फिर जो है एवरेज वहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो जो हमारा वहाँ आता है एवरेज वैल्यू आती है उसको हम लोग वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कहते हैं, बट ये एक हमारी ट्रू वैल्यू वहाँ पे नहीं होती है। तो इसके जो हमारा एक तरह से पहले वीडियोस थे उसमें हम लोगों ने स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में बात किया था, उसमें हम लोगों ने 0.1 नॉर्मल अपने सोल्यूशंस वगैरह प्रिपेयर किए थे और उसका हम लोगों ने स्टैंडर्डाइजेशन किया था। बट हम लोग जब एक्चुअल में स्टैंडर्डाइजेशन उसका वहाँ पे करते हैं तो क्या होता है कि जो भी हमारी नॉर्मेलिटी आती है वो 0.1 से थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा सा कम हमें देखने को प्राप्त होती है। तो उस कंडीशन में जो भी हमारा वहाँ पे नॉर्मेलिटी आती है वो एक तरह की मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होती है, बट वो वहाँ पे ट्रू वैल्यू नहीं होती है। और ये हमें एक तरह से जो भी हमारे प्रोसेस में हमने जो थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हम लोग करते हैं उसके कारण हमें अपने एनालिसिस में देखने को प्राप्त होती हैं। लाइक अगर एग्जांपल लें, अगर आपसे ये कहा जाता है कि आपको जो भी आपका सैंपल है उसमें से लेना है 10 ml पिपेट आउट करना है, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि एक बार आप लोग 10.1 ml ले लें और एक बार आप लोग 9.8 ml ही लें। तो उस कंडीशन में ये जो हमारा क्वांटिटी में वेरिएशन है उसके कारण हमें अपने डाटा में वेरिएशन देखने को प्राप्त होता है और उसी के कारण हमें अपने रिजल्ट में भी वेरिएशन वहाँ पे देखने को प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में जो भी हमारे वहाँ पे रिजल्ट या डाटा आते हैं उसका हम लोग वहाँ पे एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और ये हमारी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होती है, बट इसको हम लोग ट्रू वैल्यू नहीं कह सकते हैं। तो अगर हम अपने जो होता है एक तरह से प्रोसेस है या जो हमारा होता है मेजरमेंट, उसमें अगर हम जो हमारी एरर है उसकी मात्रा के बारे में बात करते हैं तो इसको वहाँ पे एक तरह से प्रॉपरली डिटरमाइन करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट टास्क होता है हमारे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में। अब हम लोग अपनी एरर की डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारा होता है एरर, अगर उसको हम लोग डिफाइन करते हैं तो हम कह सकते हैं द एरर में बी डिफाइंड एज ए डेविएशन और डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड एंड ट्रू आर स्टैंडर्ड वैल्यू। तो इस कंडीशन में जो भी हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है या जो भी हमारी है मेजर्ड वैल्यू है और जो हमारी है ट्रू वैल्यू या स्टैंडर्ड वैल्यू है, उनके बीच में अगर कोई डेविएशन है या उनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग बेसिकली एरर अपनी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में एक तरह से करते हैं। तो आसान तरीके से हम इस चीज़ को इस प्लेस पे कह सकते हैं कि अगर कोई हमारा एक तरह से एनालिसिस है उसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा आया एक तरह से वो नॉर्मेलिटी आया, वो आया एक तरह से वो 9 आया, और अगर जो हमारा था सोल्यूशन उसकी जो ट्रू हम कह सकते हैं वो नॉर्मेलिटी थी वो हमारा था 1 नॉर्मल का था। तो उस कंडीशन में ये जो हमारा एक तरह से ट्रू वैल्यू है या हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू है और जो हमारी ऑब्जर्व्ड यहाँ पे वैल्यू है, इनमें जो हमारा डिफरेंस है, अंतर है या इनमें जो हमारा डिविएशन है, उसी को हम लोग बेसिकली अपने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में एरर से इंडिकेट करते हैं और इसको एस्टिमेट करना या इसको डिटरमाइन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द एस्टिमेशन ऑफ एरर। हम लोग अपनी जो हमारे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है उसकी जो हमारी एरर्स होती हैं उसको हम लोग किस तरह से एस्टिमेट करते हैं या सिंपली हम लोग कह सकते हैं किस तरह से डिटरमाइन
करते हैं। तो इसमें जो हमारा है सबसे पहला दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो अगर हम एब्सोल्यूट जो हमारा एरर है उसके बारे में बात करते हैं तो जो भी हमारे आते हैं वो डिटर्मिनेशंस आते हैं, हमारे जो भी वहाँ पे डाटा आते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है कि जो हमारी होती है ऑब्जर्व्ड या हम कह सकते हैं एक तरह से मेजर्ड जो हमारी वैल्यू आती है और जो हमारी होती है वो ट्रू एक तरह से वैल्यू होती है, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, उसी को सिंपली हम लोग यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। तो अगर हम अपने एब्सोल्यूट एरर के बारे में बात करते हैं तो हमारा एब्सोल्यूट जो एरर है इट इज द, हम कह सकते हैं वो मेजर ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। जो भी हमने अपनी प्रोसेस किया, जो भी हमने वहां पे किया मेजरमेंट, वो कितना एक्यूरेट है उसको एक तरह से मेजर करने का जो हमारा टूल है वो हमारा एब्सोल्यूट एरर यहाँ पे कहलाता है। और इसका जो हमारा फार्मूला है दैट इज द E इज इक्वल टू O माइनस T। यहाँ पे हमारा E क्या है दैट इज द एब्सोल्यूट एरर, O क्या है ये है हमारा ऑब्जर्व्ड वैल्यू, और यहाँ पे जो हमारा T है दैट इज द ट्रू वैल्यू। तो इस कंडीशन में हम आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा एब्सोल्यूट एरर होता है वो क्या होता है, ये हमारे ऑब्जर्व जो वैल्यू है या हम कह सकते हैं जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है और जो हमारी स्टैंडर्ड या ट्रू वैल्यू है उसके बीच का जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, उसी को हम लोग सिंपली यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर से इंडिकेट करते हैं। और जो हमारा होता है एब्सोल्यूट एक तरह से एरर होता है, ये या तो पॉजिटिव हो सकता है या ये निगेटिव हमें देखने को प्राप्त होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द रिलेटिव एरर के बारे में। तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो इस कंडीशन में अगर हम इसकी जो डेफिनेशन है इसके बारे में बात करते हैं तो जो हमारा एब्सोल्यूट एरर होता है वो उसको अगर हम लोग जो हमारा ट्रू वैल्यू है या जो हमारा हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड जो हमारी एक तरह से वैल्यू है उससे अगर हम डिवाइड कर देते हैं अपने एब्सोल्यूट एरर को, तो उसको हम लोग सिंपली रिलेटिव एरर यहाँ पे कहते हैं। तो अगर हम इसके फार्मूले के बारे में बात करते हैं तो हमारा जो होता है रिलेटिव एरर इक्वल टू द ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू। तो इस कंडीशन में ऊपर हम लोगों ने इस चीज को एक तरह से देखा कि ऑब्जर्व जो हमारी वैल्यू है उसमें से अगर हम अपनी ट्रू वैल्यू उसको अगर हम माइनस कर देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि जो हमारा होता है रिलेटिव एक तरह से एरर होता है इट इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट एरर अपॉन द ट्रू वैल्यू। और अगर हम अपने रिलेटिव एरर के बारे में बात करते हैं तो इसको हम लोग या तो एक्सप्रेस करते हैं इन द हम कह सकते हैं परसेंटेज, या इसको हम लोग पार्ट पर 1000 में यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं। तो आइए इन दोनों के बारे में भी देख लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द रिलेटिव एरर इन द परसेंटेज, तो इस कंडीशन में इसका हमारा फार्मूला होता है रिलेटिव एरर इन परसेंटेज इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन द ट्रू वैल्यू इनटू 100, या हम लोग सिंपली इसको कह सकते हैं कि जो हमारा होता है रिलेटिव एरर इन द परसेंटेज इज इक्वल टू द रिलेटिव एरर इनटू 100 से हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं। और या हम लोग इस प्लेस पे इस चीज को कह सकते हैं कि जो हमारा होता है रिलेटिव एरर इन द परसेंटेज इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग रिलेटिव एरर विद द 100। अब अगर हम बात करते हैं अबाउट द रिलेटिव एरर इन द पार्ट पर 1000 के बारे में, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये हमारा क्या हो जाएगा इक्वल टू O माइनस टी अपॉन टी इंटू 1000, या हम इसको सिंपली कह सकते हैं दैट इज द रिलेटिव एरर इंटू 1000 इज कॉल्ड द रिलेटिव एरर इन पार्ट पर 1000। तो यहाँ पे हम लोग इसको आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो हमारा होता है रिलेटिव एक तरह से एरर होता है इन पार्ट पर 1000 इज ऑब्टेन्ड बाय द मल्टीप्लाइंग रिलेटिव एरर विद द 1000। अगर हम अपनी वो रिलेटिव जो हमारा एरर है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव एरर इन पार्ट पर 1000। तो आसान तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा है एक तरह से रिलेटिव एरर है उसको अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा जो वहाँ पे वैल्यू आती है दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव एरर इन द परसेंटेज। और अगर हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जो हमारी वैल्यू आती है दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव एरर इन पार्ट पर 1000। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियरली यहाँ पे समझ लेते हैं। इसका जो हमारा पहला एग्जाम्पल है वो क्या है, ए केमिस्ट प्रिपेयर्ड ए बफर सोल्यूशन ऑफ pH 4.62 व्हेन एंड जो एनालिस्ट मेड मेजरमेंट ऑफ द pH ऑफ द वो सोल्यूशन बाय ए pH मीटर
वो फॉलोइंग वैल्यूज आर ऑब्जर्व 4.59, ये और जो दूसरी वैल्यू आई दैट इज 4.63 एंड 4.60। उसके बाद में क्या है, कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर एंड द रिलेटिव एरर। तो इस कंडीशन में एक हम लोग क्वेश्चन को एक बार आसान तरीके से समझ लेते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। एक यहाँ पे है केमिस्ट, उसने एक बफर सोल्यूशन को प्रिपेयर किया और उसका जो पीएच था वो कितना था 4.62, उसने यहाँ पे उसको प्रिपेयर किया। उसके बाद एक और वहाँ पे आया दैट इज द एनालिस्ट, उसने वहाँ पे क्या किया कि एक वहाँ पे लिया पीएच मीटर लिया और उससे ये जो हमारा है पीएच का यहाँ पे इसने फॉर्म किया था सोल्यूशन, उसके पीएच को उसने वहाँ पे किया मेजर किया। तो उस कंडीशन में उसकी जो 3 अलग अलग वहाँ पे वैल्यू आई उसको उसने वहाँ पे 3 बार किया मेजर। तो जो उसका एक तरह से पहला वैल्यू आया वो क्या था 4.59, उसके बाद उसने उसको एक तरह से फिर से किया तो वो आया हमारा 4.63 और उसके बाद में जब उसने उसको तीसरी बार किया तो जो हमारा उस प्लेस पे उसका वैल्यू आया वो था 4.60, उसकी वहाँ पे वैल्यू आई। तो इस प्लेस पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, एब्सोल्यूट एरर को कैलकुलेट करना है और रिलेटिव एरर को यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है। तो इस कंडीशन में जो हमारी है ट्रू वैल्यू वो कितना है 4.62 है। अब अगर हम जो हमारी एक तरह से अलग अलग यहाँ पे आई हैं वैल्यू ऑब्जर्व जो हमारी है वैल्यू, अगर हम इनका यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4.59 प्लस 4.63 प्लस 4.60 अपॉन 3 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13.82 अपॉन 3 हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमारी ऑब्जर्व वैल्यू आएगी वो कितना हो जाएगी 4.61 हमारी यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द एब्सोल्यूट जो हमारी एरर है उसके बारे में, तो वो क्या है दैट इज द ऑब्जर्व वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो यहाँ पे हमारी ऑब्जर्व जो वैल्यू है वो कितना है, ये है हमारा 4.61 और जो हमारी इसकी ट्रू वैल्यू है वो कितना है 4.62। तो अगर हम इनके बीच के डिफरेंस के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 0.01, यहाँ पे इसका डिफरेंस आएगा इन द यूनिट ऑफ पीएच। तो ये हमारा हो जाएगा एब्सोल्यूट हमारा एरर हो जाएगा हमारी प्रिपरेशन में। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं अबाउट द रिलेटिव जो हमारी है एरर उसके बारे में, तो इस कंडीशन में क्या है कि जो हमारा रिलेटिव एक तरह से एरर होता है ये क्या होता है एब्सोल्यूट एरर अपॉन द ट्रू वैल्यू। तो इस कंडीशन में हमारी जो एब्सोल्यूट यहाँ पे एरर आई वो कितना था 0.01 है और जो हमारी यहाँ पे है एक तरह से ट्रू वैल्यू है वो 4.62 है। तो इस कंडीशन में जो हमारा यहाँ पे आएगा रिलेटिव एरर वो कितना होगा 0.0022 यहाँ पे हमारा आएगा रिलेटिव एरर और इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। अब अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है इन द टर्म ऑफ द परसेंटेज तो हम आसानी से इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा आ जाएगा रिलेटिव एरर इन द परसेंटेज। तो ये हमारा कितना आएगा दैट इज 0.22 आएगा परसेंट। और उसके बाद में अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं इन द टर्म ऑफ द रिलेटिव एरर इन पार्ट पर 1000 में, तो यहाँ पे हम लोग इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 2.2 पार्ट पर 1000 हमारी यहाँ पे एरर कैलकुलेट हो जाएगी। अब हम लोग एक एग्जांपल और देख लेते हैं। इफ ए टेबलेट कंटेनिंग 500 mg ऑफ द पैरासीटामॉल एंड द एनालिस्ट ऑब्जर्व द वैल्यू आफ्टर एनालिसिस इज 510 mg, कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर। तो इस क्वेश्चन को एक बार आसान तरीके से और हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि इसमें एक्चुअली क्या पूछ रहा है। एक हमारे पास है टेबलेट, उसमें हमारा 500 mg वहाँ पे है पैरासीटामॉल है, ये उसका जो लेबल है उसके ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद में एक आता है हम कह सकते हैं एनालिस्ट है, उसने इसका जब एनालिसिस किया तो उसने ये देखा कि इसमें 510 mg यहाँ पे पैरासीटामॉल है। तो इस कंडीशन में जो हमारी एब्सोल्यूट एरर है या जो हमारी है रिलेटिव एरर उसको हम लोग किस तरह से यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा है ट्रू वैल्यू है वो कितना है 500 mg है जो कि हमारे लेबल के ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद में जो हमारा आया है यहाँ पे ऑब्जर्व वैल्यू है वो कितना है दैट इज द 510 mg यहाँ पे हमारी ऑब्जर्व वैल्यू आई है। तो अगर हम एब्सोल्यूट एरर के बारे में बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा इट इज़ द ऑब्जर्व वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो ऑब्जर्व जो हमारी वैल्यू है वो कितना है 510 mg और जो हमारी ट्रू वैल्यू है वो कितना है 500 mg है। तो यहाँ पे जो हमारी आएगी एब्सोल्यूट एरर आएगी दैट इज द
10 mg। अब हम लोग अगर बात करते हैं अबाउट द रिलेटिव जो हमारी होगी एक तरह से एरर, वो कितना है, तो इस कंडीशन में क्या है, जो हमारा होता है रिलेटिव एरर होती है, ये क्या होती है, दैट इज द ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपॉन द ट्रू वैल्यू। तो इस कंडीशन में जो हमारी है ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो कितना है, दैट इज द 510 mg, और जो हमारी है ट्रू वैल्यू दैट इज द 500 mg अपॉन 500 mg। तो ये हमारा हो जाएगा 10, जो कि है हमारी एक तरह से एब्सोल्यूट एरर है, वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 10 अपॉन द ट्रू वैल्यू दैट इज द 500। तो यहाँ पे जो हमारा आएगा रिलेटिव एरर आएगा वो कितना होगा 0.02, और इसकी भी हमारी कोई यूनिट नहीं होती है। तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ आएगा रिलेटिव एरर वो हो जाएगा 0.02, यहाँ पे हमारी रिलेटिव एरर हो जाएगी। अब हम लोग अगर बात करते हैं रिलेटिव एरर इन द परसेंटेज, तो इसको हम लोग अगर इनटू 100 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, रिलेटिव एरर इन द परसेंटेज हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो हमारा आया था रिलेटिव जो हमारी एरर थी वो कितना था, दैट इज द 0.02। अगर हम लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारी रिलेटिव एरर इन द परसेंटेज ये आएगा 2%, यहाँ पे हमारा आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग हमारा एब्सोल्यूट एरर को और रिलेटिव एरर को हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई थिंक सो ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।